Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and you are watching lecture 5 on the modern history series. Before I tell you about today's lecture, I just hope I'll tell you again, if you have seen the introductory lecture or if you have not seen it, please see it again, and if you have not seen the 4 lectures before this, it is very important that you see them. Above is the link for seeing those lectures, right? Now I'll tell you why those lectures are important. I'll give you the brief overall structure of what we have done so far so that we can easily understand what we are doing ahead. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी एक मोटी सी समरी दूंगा उसके बाद, ताकि हमें पता लग सके कि आगे क्या करना है. हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम पूरी पढ़ाई कैसे करने वाले हैं. एंड देन आफ्टर इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने इससे पहले 4 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं. पहला लेक्चर तो जो था वो था मुगल्स के बारे में, ये थे अर्लियर मुगल्स, एंड फिर दूसरा लेक्चर जो था ये था मुगल, ये भी मुगल्स के बारे में था, बट दीज वर लेटर मुगल्स. ठीक है जी. अब हुआ क्या, जब ये मुगल एम्पायर ये वीक होना शुरू हो गया तो जो लोकल स्टेट्स थी वो स्ट्रांग हो गई. तो हमने फिर एक एक करके पूरे इंडिया की लोकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जिससे हम ये समझाएंगे कि कैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स आई और फिर कैसे ब्रिटिशर, हमने ये भी पढ़ा, एक एक स्टेट से लड़कर धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल करेंगे. And moving in the same line, when Mughals got weakened, we explored about about various states in India. We read about successions, rebellious states. We already done this, and those states which had a least impact of Mughals. So under these we studied about various states like this was all covered in lecture lecture 3 and lecture 4, right? Because lecture 4 was also about states only. Lecture 3 was about, we covered Marathas. Marathas was a huge topic, so I gave a dedicated lecture to it. Then we covered various states in the last lecture. For example, we covered Mysore, we covered this Kerala. So various things were covered, right, etc. Right. Now the 5th lecture, today's lecture, this is about the सक्सेशन स्टेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सक्सेशन स्टेट्स के बारे में. ये बेसिकली 3 हैं, एंड 3 क्या है? पहली है हैदराबाद एंड कार्नेटिक का एरिया जो है, नंबर 2 इज अवध, एंड तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट बंगाल. आज का सारे लेक्चर का मेन फोकस इसी पर होगा, बंगाल, जिसके हम प्लासी, बक्सर के एक्सेट्रा इन चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे. सो मूविंग अहेड, आज जस्ट बैकग्राउंड, मुगल हुआ क्या था, हम यहां पर पहुंचे कैसे? मुगल एम्पायर कमजोर हो गया, मुगल एम्पायर वीकेंड, बिकॉज ऑफ विच लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस बिगेन टू राइज, और फिर उससे क्या हुआ? राइज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट पार्ट्स सच एज बंगाल, अवध, मैसूर एंड मराठास. एंड फाइनली ब्रिटिश हैड टू फाइट दिस पार्ट्स टू गेन सुप्रीमेसी ओवर इंडिया. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थ्रू द अर्लियर स्क्रीन, एट द अर्लियर स्क्रीन ऑल्सो. सो मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं. पूरे इंडिया को 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. एक है सक्सेशन स्टेट, दूसरी है रेबेलियस स्टेट्स, और तीसरा है अनटच स्टेट्स. तो जो सक्सेशन स्टेट्स हैं वो 3 ही मेनली है, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद. यहां पर क्या हुआ, जब सेंटर पार्ट डिक्लाइन हो गई तो सेंटर, मुगल्स ने क्या कर रखा था, गवर्नर जो सब जगह लगा रखे थे अलग अलग स्टेट्स में. देखिए जैसे आज इंडिया है, एक let's suppose I'll quickly explain you. This is whole of India, right? This is a very rough map actually, but can be better. Okay, this is the map of India. This is like 1, this is 2, and this is 3. Now we have various states, right? For example, this is Gujarat. Now this is one state, right? Same way you had so many other states. This is over here Kerala. So this way, it's just a rough map to understand it. So same way in the Mughal Empire there were various states which looked very different. Right? For example, Deccan looked very different, and Travancore looked very different. Kerala looked different. So I'll be showing you maps also of those states, वो कैसी दिखती थी उस टाइम पे. कुछ मैप्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मराठा अंपायर कैसा दिखता था, या फिर पंजाब का अंपायर कैसा दिखता था. ऐसे ऐसे करके मैं आपको चीज़ें दिखा चुका हूँ. पंजाब अंपायर लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, इफ यू रिमेंबर दिस, राइट? दिस वाज पंजाब अंपायर. एनीवे, सो अब क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बंगाल के बारे में, अवध, और दूसरी स्टेट जो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, मराठा, अफगान, जाट, पंजाब. And this was in this thing, this was lecture number 3 and lecture 4, this and this, right? All this. So moving ahead, now we'll start with today's lecture, succession states. First I'll quickly talk about Hyderabad. There is nothing much in this.
I'll just quickly cover it. Who started Hyderabad? You have to remember few names here. देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ जो the names you have to remember, जो नाम याद मैं आपको करने का हूँ, please do remember those names. Especially अगर आप सारे याद कर सके अच्छा है, नहीं कर सके इट्स फाइन, लेकिन कुछ नाम आपको याद करने ही करने हैं. एंड हु फाउंडेड हैदराबाद, आपको ये नाम याद होना चाहिए. एंड भाई साहब का नाम है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, और 1724 के अंदर हैदराबाद इन्होंने फाउंड किया था. इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, या फिर इनको चिन 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 भी कहते थे, आई मीन चिन कलीज खान भी कहते थे. ये टाइटल था चिन कलीज खान, गलीज खान, गलीज नहीं कहना चाहिए. इन्होंने हैदराबाद फाउंड किया था एंड अच्छे थे ये टाइटल, औरंगजेब इनको मिला था. अब इन्होंने अपने लिए जो टाइटल इस्तेमाल किया, ये खुद को राजा महाराजा धीराज ऐसा कुछ नहीं कहते थे, ये खुद को कहते थे हम हैं निजाम, वी आर द निजाम्स, वी आर नो महाराजाज. व्हाट डू यू मीन बाय निजाम? निजाम मीन्स द डिप्टी ऑफ द एम्पायर. He was a leading noble and played important role in overthrow of Sayyid brothers. Do you remember Sayyid brothers? If you do not remember it, please go back to Mughals lecture, that lecture number 3. There you will find a lot of mention about Mughals. Now about Sayyid brothers and their role. Now he was awarded with viceroyalty of Deccan. 1720 से लेकर 1722 तक what happened? He consolidated his hold over Deccan India and suppressed all the opposition. And obviously that is why he'll find the state in 1724 में जाके. So this is like first step, right? पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप क्या था? 1722 से लेकर 1724 तक वजीर ऑफ एम्पायर, बट ही वाज डिस्कस्टेड. जो ये थे जो इसका वजीर था, आपको याद होगा हमने इनके बारे में वहां पर भी पढ़ा था कि द वे रंगीला इंप्रूव्ड, ही वाज डिस्गस्टेड, ही डिड नॉट लाइक द वे ही वाज वर्किंग. So he thought कि I will go to my place and improve the administration of that area. So when he came back, he could basically maintain his supremacy and laid the foundation of the beautiful state of Hyderabad. आप में से कभी लोग हैदराबाद गए हैं तो I have been there once. I went to police academy, there I saw this. And it's a beautiful place, the police academy जहाँ पर IPS की ट्रेनिंग होती है, and so is the city of Hyderabad. Though it's little dirty, but the places, जहाँ का जो structures हैं, especially this Chowmalla Palace over here, oh यहाँ पर तो खाना खाना भी एक बार ही बनता है. Such a good food and such a good place. चाउमला पैलेस बहुत सुंदर है. यहाँ पर एक सलार जंग म्यूजियम भी, ऐसा ब्यूटीफुल म्यूजियम. आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस हैदराबाद में, उसका नाम है सलार जंग म्यूजियम. ठीक है जी. यहाँ पे आई एम जस्ट मेंशनिंग दीज थिंग्स सो दैट आपको ऐसी बातों बातों में कुछ चीजें याद हो जाएंगी. सलारगंज म्यूजियम, दिस इज ब्यूटीफुल म्यूजियम. यहाँ पर एक मूर्ति पड़ी है एक लेडी की, फातिमा, शायद उसका नाम फातिमा नहीं है, कुछ और नाम, आई डोंट रिमेंबर द नेम. तो उसने क्या कर रखा है, मूर्ति के ऊपर चुन्नी है, और वो चुन्नी जो मूर्ति है पूरी वो मार्बल की बनी हुई है. साहब आप उस मूर्ति को एक बार देख लें, आप कह नहीं पाएंगे कि चुन्नी मार्बल की, आप कहेंगे कि असली कॉटन की चुन्नी डाल रखी है, इतनी सुंदर है वो. एनीवे, सो मूविंग अहेड, ही नेवर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए ये एक अच्छी बात थी, ये कभी मुगल्स के साथ नहीं लड़ते थे, तो आपस में चाहे ये लड़ते रहते थे, तो ऐसा क्या होता था, हालांकि और अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करते रहते. ये इट वाज एन इंटेलिजेंट मूव. अगर मुगल से लड़ेंगे, मुगल सल्तनत से नहीं लड़ सकते. मुगल्स का ओवरऑल रूल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे हमारी बीजेपी है, इस टाइम पे एनडीए गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जैसे कि कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है, कहीं कुछ है, छुटपुट स्टेट्स हैं, सो छुटपुट गवर्नमेंट है, तो दैट इज लाइक दैट. ठीक है जी. अब इसे अब महाराजे हैं जी, क्या शौक होंगे, लड़ाइयां कर लो. लड़ाई करके क्या करोगे, अब ट्रीटी करोगे, और ट्रीटी करके क्या करते हो, आप किसी को टाइटल दे दोगे, सर यू आर दी, आई गिव यू टाइटल ऑफ महाराजा, यू आर द जेम ऑफ आवर स्टेट, ऐसे ऐसे टाइटल दे दिए इन्होंने. आई गिव जागीर्स एंड ऑफिसेस विदाउट रेफरेंस टू दिल्ली. मैं ना हैदराबाद के बारे में कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. हैदराबाद के पास इतना पैसा था, अभी ना कुछ साल पहले 2008-9 की बात है, तो हैदराबाद के जो प्रेजेंट निजाम है, मतलब अब तो चलो कोई मानता नहीं, बट उनकी जनरेशन में ही वेंट टू हैदराबाद. वहां पर ना एक मस्जिद के अंदर एक पॉन्ड है छोटा सा, उसके चारों तरफ एक देयर इज अ चेन अराउंड अ स्मॉल पॉन्ड इन द मस्जिद. He went over there. There was a very dirty chain lying there. Everyone thought that it's an iron chain. सब उसके ऊपर स्पिटिंग कर रहे थे पान खा के, या बहुत गंदी पड़ी थी. Nizam came in his helicopter, picked up the chain with his servant and went back. Didn't say a word. And when he was going back, everyone asked him, "What is it?" He said, "It's a chain made of gold, pure gold." So that was the richness. Even today, you go to Hyderabad, you find such amazing things. Anyway, moving ahead now. He followed tolerant policy towards Hinduism. देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अभी तक कोई भी नहीं मिला जिसने मुगल्स के वीक होने के बाद जो इन सब के साथ किया हो, हिंदूज के साथ बुरा किया हो, या सिख्स के साथ या मुस्लिम्स के साथ.
एक आधे को छोड़कर सभी ने अच्छा बिहेवियर किया, वी वर सेकुलर। देखो आज हाल चाहे ज्यादा ही बुरे होंगे, मेरे को तो कई बार ये लगता है, जैसे अब देखो पूरन चंद ही वाज हिज दीवान, अच्छा ही केप्ट टर्बुलेंट जमींदार मराठा आउट ऑफ हिज कंट्रोल, हाँ अपनी सियासत चलाते थे, अपनी पॉलिटिक्स ऊपर रखते थे, ठीक है ना जी। 1748 के अंदर ही डाइड एंड हैदराबाद फेल प्रे टू डिसरप्टिव फोर्सेस एज वर ऑपरेटिंग इन दिल्ली। व्हाट वर दीस डिसरप्टिव फोर्सेस भाई, कैन यू रिकॉल? अरे यार ये ना जो आए, कभी नादर शाह, कभी अहमद शाह अब्दाली, कभी ऑल दीज पीपल जो लूटने आते थे इंडिया को, ऑल दीज पीपल। Now, next is Chowmala Palace. I told you about this. Now, it was also the residence of these Nizams. Moving to Carnatic. Now, look at the map of India. I was talking about this is Gujarat, or maybe this is like UP, right? Arunachal or Jammu Kashmir. Now, that is present at that time. States looked very different, whose maps kept on changing very fast. उस टाइम पर जो maps बनते थे वो बड़ी जल्दी तेज बदलते थे। तो उस टाइम पर जो मैप्स बदले उनमें से एक मैप था कार्नेटिक का। कार्नेटिक स्टेट ऐसी दिखती थी, अब आप ध्यान से देख लीजिए इस कार्नेटिक स्टेट को। अब आप सोचेंगे जी किसके अंदर तमिलनाडु भी, आंध्रा भी, सब कुछ ही आ गया, कर्नाटका भी ऐसे ही था उस टाइम पे। ये बाउंड्रीज बड़ी बदलती रहती थी लड़ाई के मुताबिक। है जो कार्नेटिक थे ये एक सूबा था, सूबा ऑफ मुगल डेक्कन, मुगल्स का पार्ट था, एंड एज सच इट केम अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद वाज द कैपिटल, बट लाइक द निजाम एज फ्री फ्रॉम, देखो हैदराबाद के निजाम के नीचे आता था ये कार्नेटिक का एरिया। अब जैसे निजाम एज फ्री फ्रॉम दिल्ली, सो वाज डिप। अब जब क्या हुआ, जब दिल्ली के मुगल से राजा से रंगीला जी से परेशान होके हमारे असफर शाह जी जो वापस आ गए, इनका नाम अफसर शाह था, आसफ जा, हाँ आसफ जा जी वापस आ गए। तो वो जब वो वापस आए, आके उन्होंने अपना कहा मैं हैदराबाद अपने मुताबिक चलाऊंगा। वो ऐसे ही भैया कार्नेटिक के अंदर भी हुआ। वहां का जो डिप्टी गवर्नर था वो कहता है ये क्या बकवास है, हैदराबाद का गवर्नर ये अच्छे से काम नहीं करता, मैं अपने मुताबिक काम करूंगा। सो ही ऑल्सो मेड हिज ऑफिस हेरिडिटरी, और जहां पे चीजें हेरिडिटरी हो जाती हैं वहां पे गड़बड़ होती है। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट और इट्स इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन, बट इफ यू लुक एट कांग्रेस व्हाट हैपेंड, आप हेरिडिटरी अगर किसी चीज को कर दोगे तो अल्टीमेटली वो चीज खत्म होनी ही होनी है। आप मेरिट पर देखो सिखों में, इफ यू सी इन सिख रिलीजन, राइट, आई डू नॉट सी इन सिख रिलीजन गुरुज ने, मेनी ऑफ गुरुज डिड नॉट गिव द गुरु गद्दी, द नेक्स्ट हु शुड बी द नेक्स्ट गुरु to any of their followers, any of their sons even, because all that mattered to them was worthy, is the person worthy of that position, बस। और जहां पर आप हेरिडिटरी आ जाओगे गड़बड़ हो जाओगे। मूविंग अहेड, नवाब सादतुल्ला खान ऑफ कार्नेटिक हैज मेड इट नेफ्यूज दोस्त अली खान सक्सेसर विदाउट अप्रूवल फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद। तो जो हेरिडिटरी चीज हुई वो कैसे हुई, we see here, this is the thing that is happening now after 1740, देखो 1740 आ गया, there were repeated struggles to get nawabship, ठीक है जी, and this gave British an opportunity to interfere into Indian politics। अरे ब्रिटिश तो मौका ढूंढते थे कब लड़ लें, वो मौका ढूंढते थे, नई मौका ढूंढते थे, बना लेते थे। हम देखेंगे कैसे मौका बनाएंगे आगे जाके भी। तो लेटर ब्रिटिश यूज्ड एंग्लो मराठा वॉर एज अपॉर्चुनिटी इंटरफियरिंग लीडिंग टू मैसूर वॉर। जब एंग्लो मराठा वॉर हुई, उनसे शांति हो गई और उस ट्रीटी हो गई, उस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया कि हम हम आपकी मैसूर से रक्षा करेंगे, और उस रक्षा के बहाने करते करते इन्होंने सारी जगह इंटरफेरेंस शुरू कर दी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज अवध। अवध के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखें यहां पर ये है जी, इनका नाम है सादत खान, जिन्होंने अवध स्टेट बनाई थी। सादत खान बुरहान उल मुल्क, ही इज द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट। He was bold, energetic person। भाई आप खुद ही बनाओ ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सादत खान, अब आपको अगर इतना याद आ जाए कि जी वो उन्होंने अवध ढूंढा था, अवध की फाउंडेशन की थी, ढूंढा नहीं फाउंडेशन की थी उन्होंने, तो आप क्या लिख सकते हो। अब कैसा बंदा किसी नई स्टेट की फाउंडेशन कर सकता है जो कि जिसमें बोल्ड हो, एनर्जेटिक हो। देखो ये आपको ये वर्ड्स ना पेपर में लिखने चाहिए, ये आपको बड़े सिंपल से लग रहे होंगे वर्ड्स, क्यों लिखने चाहिए भाई, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा है, ग्रोवर में भी ऐसे ही वर्ड्स को यूज किया गया, तो हमें इसलिए इस चीज को क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना जी। बोल्ड, एनर्जेटिक, आयरन विल्ड, इंटेलिजेंट पर्सन। आप और मेरे जैसा बंदा जाके कहां स्टेट बना लेगा जी, ये महान लोग ही कर सकते हैं ये काम। He had to fight for years against rebellious zamindars for disciplining them। अब आपको स्टेट बनानी है, क्या होगा, what will happen if you want to make a new state? There will be rebellious people. Who will be these rebellious people? See what happens, you want to make a state, right? For that you have to control the area, and if you have to control the area, you will have to fight discontent or
डिसेंट, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे. हु विल बी द पीपल हु विल डिसेंड? दे विल बी रिच पीपल. गरीब बंदे को तो रोटी खाने को चाहिए ही, और क्या चाहिए उसे. एंड इफ यू आर रिच पीपल, हु आर द रिच पीपल इन दिस एरा? दे आर जमींदार्स. सो श्री सादत खान बुरहान उल मुल्क जी हैड टू फाइट जमींदार्स and he disciplined them and and now once you control the area, what do? You focus on economy. अब क्या लिखोगे? जब मैंने एरिया कंट्रोल कर लिया, मैं इकोनॉमी को कंट्रोल करूंगा. हाउ डू आई कंट्रोल द इकोनॉमी? भैया पेजेंट पेजेंट पेजेंट, दूसरी इंडस्ट्री तो है ही नहीं हमारे देश में. दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी 1756 के आसपास जाके आ रही है, तो हमारे देश में कहां से कुछ आ जाएगा? हम तो पहले परेशान है इतना. तो हम एग्रीकल्चर को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? रेवेन्यू देते हैं जी. रेवेन्यू पर ही सब कुछ चलता है. तो ही ब्रिंग द रेवेन्यू सेटलमेंट इन 1723. ठीक है जी. नाउ ही इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पेजेंट. कैसे? आप पेजेंट के लिए करोगे जो करना है. इक्विटेबल एंड लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन बाय बिग जमींदार. एंड लाइक ऑल अदर लीडर्स ही वाज आल्सो सेकुलर. ट्रूप्स वर वेल आर्म्ड, पेड एंड ट्रेन्ड. देखो ये बड़ी अच्छी बात है. आपको एक चीज याद रखनी होगी, कुछ आर्मीज तो बड़ी स्ट्रांग थी. कौन सी आर्मीज थी इस टाइम पे? मैसूर वॉज स्ट्रांग, अवध की आर्मी इज स्ट्रांग, सिक्स वर डूइंग वेरी गुड, एंड देन मराठास वर स्ट्रांग. सी हु वर वीक वीक इस टाइम पे इन, अगर हम आर्मी या मिलिटेंट स्ट्रेंथ की बात करें. They were let's say those near Delhi, right? Even these Rajasthan के जो थे Rajputs, even they were strong, but because of limited resources Jats इतने strong नहीं थे. ठीक है जी. या फिर रोहिल्लाज इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन इन लोगों की लड़ने की कैपेसिटी बड़ी थी, कम उसके साथ भी अच्छे से लड़ पा रहे थे. तो खैर वेरियस थिंग्स. सो ट्रूप्स आर वेल आर्म्ड, पेड एंड ट्रेन्ड. ठीक है जी. अब आपको पता है ये पेड क्यों थे? अच्छे ट्रूप्स को पे क्यों अच्छा किया जाता है? इनको भी तो धक्के से काम करवा सकते थे जैसे पेजेंट से काम करवाते हैं. अरे भैया, अगर ट्रूप्स को पैसे नहीं देंगे, वो लड़ने से मना कर देंगे, फौज में जाएंगे, तलवार नहीं निकालेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना. फिर अभी मार खा के वापस आ जाओगे, या पता नहीं वापस भी आओगे नहीं. तो जी सादत खान साहब के बाद अगला जो इंसान आया, उनका नाम था सफदरजंग. दिल्ली के अंदर सफदरजंग इनक्लेव आपने जरूर सुनी होगी. ये बड़े बड़े हमारी एम्बेसीज और बड़े बड़े नेता लोग और बहुत सारे कुछ सीनियर लोग वहीं पर उसी एरिया में रहते हैं. बहुत सुंदर एरिया दिल्ली का सफदरजंग इनक्लेव है. तो सफदरजंग ऑल्सो बिकेम द वजीर ऑफ एम्पायर, एंड ऑब्वियसली आप वजीर सेंटर के बनोगे. मुगल्स के ये थे इन 1748. एंड इसके लिए और हुआ क्या? अवध के साथ साथ इन्हें इलाहाबाद का एरिया भी दे दिया गया कि आप इसको भी संभालिए. अच्छा, मैं इतनी देर से अवध अवध करता जा रहा हूं. ये अवध है कहां? देखिए ये मॉडर्न मैप है. ठीक है जी. अगर हम यूपी को इस टाइम पे डिवाइड करें, ऊपर तो उत्तराखंड चला गया, ये ऊपर उत्तराखंड हो गया, नीचे ब्रज आ गया जहां पर ब्रज भाषा बोली गई, ये अवध है, यहाँ अवधि बोली गई, यहाँ पूर्वांचली बोली गई, और ये बुंदेलखंड का एरिया है. पूरा यूपी 3 एरियाज के अंदर आता है. हमेशा याद रखिए, यूपी के अंदर कौन कैसे एरियाज हैं? बाप. क्या है? बाप. दैट इज BAP. ब्रज, अवध एंड पूर्वांचल, एंड बुंदेलखंड है वो नीचे का एरिया है यहाँ पे. ठीक है जी. अवध लगभग ऐसा इससे बड़ा था एक्चुअली थोड़ा सा एरिया. ठीक है जी. मूविंग अहेड. अब मैं आपको सफदरजंग जी के बारे में कुछ बताता हूँ. दिस गाय इज सफदरजंग. नाउ ही ब्रॉट पीस फॉर पीपल ऑफ इलाहाबाद एंड अवध. अब कैसे, अगर आपको पीस लाना है, ये पीस लविंग थे. देखो अवध बहुत अच्छी काम कर रही है अभी तक. तो अवध के अंदर कुछ भी बुरा नहीं हुआ. सारे राजा महाराजे अवध का अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं. अवध किंग्स एंड नवाब्स, they respected their citizens. अलायंस विद मराठा सरदार. पीस लाने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? अलायंस ही करना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रीटी करनी पड़ेगी. अब क्या हो रहा है कि ही वन द लॉयल्टी ऑफ राजपूत. बंगश पठान से उस टाइम लड़े. अब वो मैं आपको पहले ही बताया, ये लड़ते बहुत थे. बंगश पठान, रोहिल्ला, इनके साथ लड़ पड़े. अगेन ही वाज अ सेकुलर लीडर. भैया आप आंखें बंद करके सेकुलर लिख देना पेपर के अंदर, अगर ये प्रॉब्लम में अंदर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है ना. अब तो देख लो, ये यूपीएससी वालों के लिए तो CSAT पेपर 2 की वैल्यू कम होगी. ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है. मैं आपको बता रहा हूं, आप ये लेक्चर अगर ध्यान से आपने सुन लिए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी का प्रीलिम या फिर मेंस का पेपर क्लियर करने से. बहुत ध्यान से सुनना और बार बार इनको सुनना, रिवाइज करना. खाना खाते हुए, कहीं कुछ भी एक्सरसाइज करते हुए आप इनको सुनिए, लेक्चर्स को, रिकॉर्डिंग्स को सुनिए बार बार. तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट लखनऊ कल्चर. इसको क्या कहते हैं जी? गंगा यमुना कल्चर भी कहते हैं इसे. गंगा यमुना कल्चर. वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल मोरालिटी. उस टाइम पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल मोरालिटी क्या होता था? ओनली 1 वाइफ.
भैया कहाँ 10-10 किसी की, 4-4 किसी की, यहाँ ओनली वन वाइफ. रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन यार. उस टाइम पे आप सोच के तो देखो क्या उस टाइम पे मतलब हो रहा था. उस आफ्टर सफदरगंज द हेड जो आए उस टाइम पे उनका नाम था नवाब वजीर. सो हमने अभी तक 2 पढ़े हैं, ठीक है जी. एक है सादत खान और एक है सफदरजंग, ठीक है जी. और सफदरजंग इनक्लेव तो आपको कभी वैसे नहीं भूलनी चाहिए. तो सादत खान यानी कि शाहरुख खान, सादत खान, और सफदरजंग तो इनक्लेव ही है. सादत खान, साजिद खान, शाहरुख खान से लेकर SJ सफदरजंग इनक्लेव तक. शाहरुख खान आया सफदरजंग इनक्लेव के अंदर घूमने, कि अब भी बड़े लोग ही आते हैं वहां पे. हम आम लोग तो मक्खियां हैं जी, वो कहां पर आते हैं. वी आर फ्लाइज, आम कॉमन पीपल. देन शुजाउद्दौला आया. अब ये फालतू के नाम है. शुजाउद्दौला इज इंपॉर्टेंट नेम, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस. ही टुक पार्ट इन वेरियस वॉर्स व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इंक्लूडिंग बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. रिमेंबर दिस डेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नाउ आसफउद्दौला ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ. साहब लखनवी कल्चर तो अब सब जानते ही, मैं बता चुका इसके बारे में. देन नाउ दीज आर वेरी माइनर नेम्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मच. सादत अली केम, देन नवाब वाजिद अली शाह केम. वाजिद अली शाह वाज द लास्ट, इनको वाजिद भी कहते हैं. साजिद वाजिद सिंगर भी हुए हैं हमारे वहां पे, आप उनके नाम से भी इनको याद रखना चाहें. जैसे ही साजिद वाजिद सिंगर्स आए, म्यूजिक की बैंड बज गई. एक्चुअली बैंड नहीं बजी, दैट इज अ वे टू रिमेंबर इट. वाजिद के आने से क्या हुआ, उसको कलकत्ता भेज दिया और अवध के गवर्नर का ओहो खत्म हो गया जी. सुना है, अवध अंपायर ही खत्म हो गया. लेकिन एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अवध का मिसयूज करते थे, ठीक है जी. वो इसको एग्जैक्टली अनेक्स भी नहीं करते थे और एग्जैक्टली इसको मतलब कंट्रोल भी कर रहे थे. दोनों चीजें कर रहे थे. जनरल ऑब्जर्वेशन क्या थी, तीनों फाउंडर, आप बंगाल हैदराबाद के गवर्नर उठा लीजिए, निजामुल मुल्क उनका नाम है, और बंगाल के गवर्नर उठा लीजिए, इनका नाम है एमए. इन्होंने एमए कर रखी थी जी. बंगाली बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हैं. क्या चीज की, एमए करते हैं. एमए मतलब मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान. सच अ ब्यूटीफुल नेम, कुली, ठीक है जी. मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान. और अवध के अंदर सादत खान और सफदरजंग. एक कुली पर देयर इज अ पंजाबी सॉन्ग आल्सो, इफ यू वांट टू रिमेंबर दैट, कुल्ली विचोनी मेरा यार दसदा. एनीवे, मूविंग अहेड, in Hyderabad you have Nizam al Mulk, Bengal you have Murshid Quli Khan, Ali Vardi Khan. Please remember these 3 names, these are very important names. अवध के अंदर we have Sadat Khan जी and Safdarjung जी, ठीक है जी. and see how it ended up. Now can you recall, I just told you formula, Sajid Wajid, so it was Wajid जी जिनकी वहां पे एम्पायर ये खत्म हो गया, ठीक है जी. मूविंग अहेड, नाउ वी कम टू बंगाल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब हुआ क्या जी, मुगल कमजोर हो गए. 2 इंसान आए, ये हैं हमारे मुर्शीद कुली खान जी, आप इनको देख सकते हैं, और नीचे हैं जी अली वर्दी खान. दीज आप इनकी सुंदरता को निहार लें बैठ के, अगर आपको ये लग रहे हैं वैसे तो. मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट, बट दीज मेन वर वेरी इंटेलिजेंट, सी जस्ट लाइक यू पीपल. खैर, तो मुर्शीद कुली खान आया. मुर्शीद कुली खान साहब को हम आने वाले टाइम में एम कहेंगे, ठीक है जी. एम बॉन्ड मूवी के अंदर जो जासूस होता है ना, बॉन्ड की जो पिक्चर्स आती है 007, उसके अंदर भी एक लेडी होती है, लेडी एम. तो वी विल कॉल मुर्शीद कुली खान एज एम बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड बंगाल के अंदर नवाबशिप. ही वाज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717. If you remember, this is again very new. See, 1707, the history of modern India starts, and we should remember this is the year जहाँ से history of modern India takes a very big turn. And in 1770, this guy is the governor of Bengal, but he had been effectively in power in 1700. Officially सरकारी तौर पे जैसे कहते हैं कि मोहर लग गई 1717 से था. अब आप आए, आप आकर क्या करते हो, आप वही करोगे जो हैदराबाद कर रहा था, वही करोगे जो अवध कर रहा था, और जो बंगाल में अब हो रहा है वो क्या है, आप कहते हो जनाब आप जो सेंटर में बैठे हो मुगल अंपायर, हम आपसे अलग नहीं हो रहे, घबराओ मत. उसको खुश शांत रखने के लिए पैसे भी देते रहते थे थोड़े बहुत. इट्स ओके, बंगाल तो इज नोन फॉर इट्स रिचनेस. भाई पैसे तो देखो आप कितने थे उनके पास. तो ही रेगुलरली सेंट लार्ज ट्रिब्यूट्स टू एम्परर. ही फ्रीड बंगाल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर. द वर्ड इज डेंजर ओवर, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स डेंजर. Now Murshid Quli Khan साहब he died in 1727, ठीक है जी. And then his son-in-law Shujauddin ruled Bengal till 1739. Now Ali Vardi Khan was just waiting.
now he kills Shuja's son. अलीवर्दी खान कहता है यार मैंने भी तो तेरे साथ हेल्प की थी, तेरा बेटा आगे राजा बन गया, मैं क्या करूं. अलीवर्दी खान thinks that even I helped you establish this Bengal as an empire, as a kingdom, and now your son-in-law comes and he's ruling. भैया who am I, what the hell. तो now he kills Shuja's son and himself becomes the Nawab. Now Alivardi Khan साहब is the Nawab. So बंगाल के नवाब कैसे चलेंगे, देखिए रट्टा मारी है इसका भी, अभी मुर्शीद कुली खान साहब आए, फिर शुजाउद्दीन आ गया, और शुजाउद्दीन के बाद उसको मारकर यहाँ पर कौन आ जाएंगे, अलीवर्दी खान जी. अलीवर्दी खान, these two are men of exceptional talent. एंड इन दोनों के बाद जो इंसान आएगा, he is the person, he is known as सिराजुद्दौला, he fought the battle of प्लासी. और फिर इसके बाद आते हैं मीर जाफर साहब. मीर जाफर जी बहुत गड़बड़ घोटाला करेंगे. और उसके बाद आएंगे मीर कासिम, जो कि बक्सर की लड़ाई भी लड़ेंगे, और फिर से इनकी जगह मीर जाफर आ जाएंगे, और फिर निजामुद्दौला आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. अब क्या हुआ, अब देखें, पहले बात करते हैं जी हमारे एम के बारे में, है मिस्टर एम ए के अंदर मुर्शीद कुली खान साहब के बारे में. तो ये कैसे थे, कैसा था बंगाल इनके पास जब इनके अंडर चल रहा था. तो इट वाज, देखिए मुर्शीद कुली खान साहब, जस्ट टू शो यू कि कैसे चल रहा है, नंबर 1 आ चुके हैं. तो ही रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंसेस ऑफ बंगाल बाय ट्रांसफरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द जगीर लैंड इनटू खालिशा. क्या खालिश कहते हैं कि पेपर में ना आपको ऐसे वर्ड आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं, पेपर में वर्ड आएगा खालिशा. अब वो कह देंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है जी, 4 ऑप्शन दे दी. अब आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो आपको ये खलीसा वर्ड लैंड है, ये द टेरिटरी जिसकी जो रेवेन्यू होता है वो सीधा सुल्तान साहब के पास जाता है. ठीक है जी. अब यार बंगाल का राजा आया, करना क्या चाहता है, ही वांट्स टू अर्न मनी, सो ही बाय कैरिंग आउट अ फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट एंड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू ट्रेनिंग. तो इसने कैसे किया, खलीशा लैंड्स को फिर से ट्रांसफर कर दिए जगीर लैंड, कैसे रेवेन्यू सेटलमेंट को फ्रेश किया और रेवेन्यू फार्मिंग लेकर आए. रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है, अरे मोटे शब्दों में समझ निकले गए, ठेके पर जमीन दे रखी है कि ये लो जमीन, मेरे को तो पैसे दे देना, रेवेन्यू मुझे दे देना, खेती कर लो, थोड़ी सी अपने पास रख लो, ले देंगे. 1/3 अपने पास रहता था, सब कुछ राजे महाराजे जमींदार लूट कर ले जाते थे. रेवेन्यू फार्मिंग लेड टू increased economic pressure on जमींदार एंड पेजेंट as it was collected with utmost cruelty. भैया आप कोई चीज समझ नहीं पड़ेगी, कोई राजा महाराजा उन्होंने रेवेन्यू किया इकट्ठा बड़े गंदे से. चाहे आपको याद है हमने मैसूर के टाइम पर उनके बारे में पढ़ा था, क्या नाम था वो, हैदर अली जी के बारे में, उन्होंने भी ये किया, रेवेन्यू वाज कलेक्टेड, फॉरगिविंग है, माफ कर दिया, सब ठीक है, लेकिन जिनसे लेना है तो लेना है भैया, बात ऐसी है. Revenue farming also caused many old zamindars to be driven out and replaced by revenue farmers. Obviously, when one zamindar or a peasant cannot work, he will be out of his land and somebody else will be working. Now, another very important term on this page, one is this thing khalisha and other is takwi. तकवी क्या होता है जी, तकवी मतलब लोन, एग्रीकल्चरल लोन, तकवी. See, look at this Murshid Quli Khan. On one hand, he is collecting strict revenue. On the other hand, he is giving takwi loan to whom? To poor cultivators. You give poor to loans to poor. Even when I teach you economy, I will probably be teaching you very soon, as soon as history is over, to relieve their distress as well as enable them to pay land revenue in time. उनको so that they can pay land revenue. तो उनको हेल्प भी कर रहा था एक तरीके से, अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस वगैरह होता था. और क्या हुआ जी इकोनॉमी में, ट्रेड को इंकरेज किया. अब आपका जी बंगाल है, ठीक है जी, बहुत बड़ा बंगाल का एरिया है. मान ले सपोज कि कहाँ गया ये बंगाल का लेसे की एरिया है, ठीक है जी, दिस इज बंगाल. अब राजा रहता है यहाँ और ट्रेड होना है यहाँ से. अब यहाँ से लेके यहाँ चलते चलते यहाँ तक आएंगे, तो क्या होगा, रास्ते में यहाँ पे चोर मिलेंगे, हमें इन चोरों से बचना है. तो राजा कहता कोई बात नहीं जी, टू सेव यू फ्रॉम द सो कॉल्ड मॉडर्न डे, जिनको हम आजकल के टाइम पे हाईवे रॉबरीज कहते हैं और थेफ्ट्स, ही कंस्ट्रक्टेड थानास एंड चौकीज ऑल द वे, ऑन द रिवर्स ऑल द वे. एम Murshid Quli Khan and future Nawab gave equal opportunities to Hindus and Muslims. But there has not been a leader who has not been secular. I cannot think of one. ठीक है जी, कोई दुनिया में जो मर्जी कहे, we must read proper history. He prevented abuses by customs administration. This is very important. ये इतना समझना जरूरी है पॉइंट, इसके बिना आप आगे के लेक्चर ही नहीं समझ पाएंगे. क्या है, करेक्ट, इफ यू कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पहले तो कस्टम, दिस इज लेट्स से दिस एरिया इज बंगाल एंड दिस इज माई लैंड, राइट, गैरी, दिस इज माई लैंड. अब क्या होता है, यहां से मेरे गुड्स जाने थे बंगाल के अंदर. अब
दिस इज बॉर्डर राइट, दिस इज माई स्टेट एंड दिस इज बंगाल, ये हो रहा है। अब यहाँ से गुड्स जाने थे, तो जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर को अगर क्रॉस करेंगे, आई हैव टू पे सम ड्यूटी टू मुर्शीद कुली खान जी। नाउ व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट थिंग टू नो? बिकॉज ब्रिटिशर्स विल बी वायलेटिंग इट व्हेन दे कम। हाउ? विल टॉक अबाउट इट। कैसे? when they started violating, we'll talk about how they violated. First understand what was happening when they were violating it. ठीक है जी, समझ लीजिए पहले वायलेट करने से हो क्या रहा था। They forced East India Company to pay custom duties as other. वो कहते थे हम नहीं पे करते जी। हुआ क्या, फारूकसियर साहब से ब्रिटिशर्स जाके वो फरमान ले आए, उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। लेट मी एक्सप्लेन देयर ओनली। फिर अलीवर्दी खान डिड नॉट अलाउ इंग्लिश एंड फ्रेंच टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज इन कैलकाटा एंड चंद्रनगौर। हम इसके बारे में हुआ क्या था, ये अपनी इन्होंने फैक्ट्रीज भी बनाई थी वहां पे। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है जी? फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री कारखाना नहीं होता जैसे आजकल कहा जाता है। फैक्ट्री का मतलब होता है, कहां गया ये वर्ड, फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज। पहले तो फैक्ट्रीज, फैक्ट्री मींस गोडाउन्स, ठीक है जी, उस टाइम के लिए। और फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड किलाबंदी। किलाबंदी क्या? फोर्टिफाई मींस दैट यू कंस्ट्रक्ट सिक्योरिटी लेयर्स अराउंड इट, वॉल्स, यू प्लेस योर आर्मी, यू फोर्ट, नोबडी कैन एंटर इट विदाउट आवर परमिशन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। देयर वर टू। इंग्लिश की कहां पर थी? इंग्लिश फैक्ट्री दैट वाज इन फोर्टिफिकेशन, दैट वाज डन इन कैलकाटा। एंड वेयर वर फ्रेंच डूइंग इट? फ्रेंच वर डूइंग इन चंद्रनगौर। रिमेंबर these two words, CNC, Calcutta and Chandernagore. Now Bengal as a state, very little, very fertile, one of the richest provinces in India. They had developed industry and commerce. In East India Company was making huge profits. East India had secured, as I said, royal farman by Mughal Emperor Farrukhsiyar in shape of farman. Here is the farman, you can see on the side. See, this is how farman looked. I've shown you this earlier also, if you remember, if you've seen the earlier lecture, कि farman ऐसे दिखते थे. This is a representation of probably how a farman looked like, right? This is farman. What is written in this farman? I don't understand whatever language this is or whatever is written. This is just example of this is how it looked. ठीक है जी, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर फरमान है इसको मान लिया जाए तो इसके अंदर क्या लिखा होगा? Dear Britishers, you have the right to issue dastaks in India, but these dastaks you can issue only to company, not for personal use. आप दस्तक दे सकते हो। दस्तक क्या होता था? दस्तक होता था पास को कहते हैं उस टाइम के, कि आप दस्तखत कर दिए ना जी, दस्तक करके दे दिया मैंने, और कि इसको आप लेकर जाइए, सिग्नेचर कर दिए और आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी। सेंटर में बैठा फारूकसियर की, जाओ स्टेट्स के अंदर ट्रेड करो। स्टेट कह रही है कि भैया हम नहीं करते, हम नहीं पैसे देते। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। दीस डे देयर इज अ इशू ऑफ क्या कहते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सेंटर क्या कह रहा है कि हम जीएसटी अप्लाई कर देंगे, स्टेट क्या कह रही है हमें नुकसान होगा, हम नहीं मानते, तो इसीलिए तो अभी तक लॉ नहीं पास हो पा रहा। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि सबकी पूछ के चला जाए। फारूकसियर साहब तो राजा, वो तो इंडिया के एम्परर थे, तो वो थोड़ी ना पूछेंगे। तो इनको क्या कहा गया कि नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, राइट टू इशू पासेस, दस्तखत, इससे वर्ड बनाइए। कंपनी देखिए, इंग्लिश पेपर के अंदर एंशिएंट ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना वर्ड का, हमेशा हिंदी ट्रांसलेशन, इफ यू नो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, आप उसे पढ़ें। ठीक है, होगा कि आप इंग्लिश के अंदर डेस्टैक, कुछ डेस्कटॉप, कुछ भी आप इसको पढ़ दोगे, हिंदी में आप देखोगे दस्तक, तो फिर आप कुछ ना कुछ आपके ध्यान में आ जाएगा। Now, company servant permitted to trade, but not covered under farman. You cannot use these dastaks in personal capacity. This farman issued by Farrukhsiyar was a perpetual source of confrontation between company and Nawab of Bengal. How? कैसे लड़ाई होती थी इस फरमान की वजह से? भाई एक चीज बताओ मुझे, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरी स्टेट है, ठीक है। नो, दिस इज बंगाल एंड दिस इज माई स्टेट, ठीक है जी। अब यहाँ से कोई गुड्स गए यहाँ पे, मैं गया फारूकसियर से, फारूकसियर मुझे कहता है नो आप ऐड करो जी, क्या कोई चक्कर ही नहीं है। आप आई वेंट टू बंगाल, मैं आई वॉन्ट पे योर ब्लडी दीज कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल। व्हाट विल हैपन? बंगाल विल गेट एंग्री, ही विल बी एंग्री, एंड व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट हैविंग मनी, so that means there was loss of revenue, right? Loss of revenue. Now, power to issue dastak was misused by the company to evade taxes for their private trade also, and all nawabs
फ्रॉम एम टू ए। एम क्या है जी, मुर्शीद कुली खान, ए है आली वर्दी खान। दे अपोज्ड इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ फरमान, जैसे ब्रिटिशर्स इंटरप्रेट करते थे फरमान को। दे कंपेल्ड मेनी कंपनी टू पे लमसम टू देयर ट्रेजरी एंड फर्मली सप्रेस्ड देयर दस्तक्स। लेकिन कुछ बंगाल के राजा महाराजाओं से गलतियां हो गई। कैसी गलती हुआ क्या, 1707 से उन्होंने अपनी आर्मी नहीं बढ़ाई, आर्मी को बड़ा नहीं किया। दे डिड नॉट इंक्रीज देयर मिलिट्री फोर्स, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुड अटैक देम। सो व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड coercing measures, they started threatening if their demands were not accepted after 1707, they could not control it, number one. Now अब ऐसा नहीं था बंगाली कर नहीं सकते, they had the power to do that, but they thought these East India trading companies हैं, ये बानी है, ये ट्रेडिंग करने वाले, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो आप एक चीज को समझें, दैट इट वाज मेयरली अ ट्रेडिंग कंपनी। उनको ऐसा लगा इनके ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, इनको करने दो, पैसे चार कमाने दो, लेट देम अर्न मनी, दे कैन नॉट डू एनी हार्म टू अस। दे कुड नॉट सी द रियल फेस, द हिडन फेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट aggressive and expansionist colonialism of the time. ईस्ट इंडिया कंपनी तो चेहरा थी, मुखौटा थी, किसका उस टाइम की सबसे बड़ी कैसी ताकत का, जो कि कॉलोनियलिज्म करती थी। हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा वहां पर अच्छे से। नवाब कॉलोनियलिज्म का भी इतना ही है, कॉलोनी बनाना, मुल्क को अपना गुलाम बना लेना। Nawab remained arrogant and isolated from the world. Otherwise, they would have known devastation caused by trading companies in Africa, Latin America, and Southeast Asia. अरे, if had it been Nawab were aware, अकल होती थोड़ी सी, they would have known the history of these Western trading companies जो वेस्ट से आई हैं, यानी कि यूरोप से या यूएसए से इस तरफ से आ रही हैं जो। Let's not call it यूएसए तो खुद अभी आजाद नहीं हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आली वर्दी, व्हाट हैपेंड, बिकॉज दे कुड नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। आप सोच के देखिए, मोहम्मद को, सॉरी दिसको, मुर्शीद कुली खान साहब के पास सिर्फ 4000 घोड़े थे, 4000 की इन्फेंट्री थी, 2000 घोड़े थे। 6000 की आर्मी से कोई लड़ सकता है कोई देश या कोई स्टेट? अली वर्दी खान सीडेड लार्ज पार्ट ऑफ उड़ीसा टू मराठास। देखो पहली एक हार होगी। 1756-1757 के अंदर ओहो, ब्रिटिश डिक्लेयर्स वॉर ऑन सिराजुद्दौला। दिस इज द लैंडमार्क बैटल ऑफ प्लासी। क्यों हार गए भाई? स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है। इसका खामियाजा हमें अगले 200 सालों तक भुगतना पड़ेगा जब अंग्रेज हमारे पे राज करके जाएंगे। दे फेल टू चेक करप्शन। फॉरेन कंपनीज क्या होता था इनके, दे हैड देयर एक्साइज कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट में, दे हैड देयर ऑफिसर्स, दे वर करप्ट। व्हाट वुड ब्रिटिशर डू? I have to pay 100 rupees as a custom duty. They would pay 50 rupees to the person who is officer as a bribe, and he will let them go. Loss of revenue. Now British occupation of Bengal, how did it happen? 1756 के अंदर सिराजुद्दौला, this is सिराजुद्दौला साहब, right? सिराजुद्दौला, now he succeeded his grandfather Ali Vardi Khan Sahab, and matter came to head. He was very angry sort of a person. ठीक है जी, आप इनकी मूंछों के साइज से देख लो कैसे गुस्सा आता होगा इनका, है। He said, I want trade as it happened in the time of Murshid Quli Khan. अंग्रेज कहते पागल हो गया है क्या? Are you in your senses? It's not possible. Britishers का रिएक्शन था। English refused as they were feeling very strong. They said, we are having victory after victory over French, and it is after in 1760 later on we'll see how Britishers won against French in the Battle of Vandy Wash also. They said, no, we don't give damn about you, we will not pay taxes. Rather, if any good that enters Calcutta, which was under their control, Calcutta was under control of Britishers, right? And not Nawab, though he was the head of Bengal, right? तो एनी गुड्स दैट एंटर, नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस इज बंगाल, छोटू सा यहाँ पर ये कैलकाटा है, ठीक है जी, दिस इज कैलकाटा, और यहाँ पे थी मेरी स्टेट कैरी। अब क्या हुआ, मैंने गुड्स भेजे, अब यहाँ पर बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, बंगाल, सिराजुद्दौला साहब, पे मी टैक्सेस। ब्रिटिशर्स कह रहे इफ यू वांट टू एंटर कैलकाटा पे अस ड्यूटी। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? Nawab is very angry and also thought that company was favoring those against him. The last straw on the camel's back. ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका मतलब है कि कैमल की पीठ के ऊपर इतना भार पड़ गया कि जब हमने आखिरी तिनका रखा वो गिर गया। The last straw on camel's back was when, कब टूट गया, ऊंट की पीठ कब टूट गई? When company without permission of Nawab began to fortify Calcutta.
मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि कैसे वहां का जो राजा है वो क्या कहेगा जाके ब्रिटिशर्स को, कैलकाटा में आप अपना जो फोर्टिफिकेशन तोड़ दो, और फ्रेंच को कहेगा चंद्रनगर में तोड़ दो. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट चंद्रनगर, बिकॉज उस टाइम पे Britishers thought that French are gonna fight with us here in Calcutta. We will study in the upcoming lectures that how Portuguese came to India, Dutch came to India, France came to India, Britisher came to India, all these people, how they were coming to India and they were fighting on themselves to control India. पैसे हमारे, जमीन हमारी, लोग हमारे जो मर रहे हैं, सब कुछ हमारा, लड़ फॉरनर रहे हैं कि हमें कंट्रोल कौन करेगा. इतना दुख, मतलब आप क्या कहूं मैं, मतलब किस हाल में था इंडिया उस टाइम पे. आप हिस्ट्री को अगर आप इसको समझें तो आप समझ पाएंगे आज हम कहां पर पहुंच गए हैं. सिराजुद्दौला, आप अपनी फ्रीडम को वैल्यू कर सकेंगे अगर आप इस हिस्ट्री को समझते हैं. आप आजाद हैं आज. आपको कंट्रोल कौन करे इसके लिए अगर दो जाने लड़ रहे हो कि आपको गुलाम कौन बना के रखेगा. सोच के देखिए क्या हाल होगा. सिराजुद्दौला इंटरप्रेटेड राइटली एज एन अटैक ऑन सोवरेनिटी. हु आर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच टू अटैक मी? Sirajuddaulah had the same question. He said, how could have he allowed private company to make fort on his land? किला आप अपने लैंड में कैसे बनने दे दोगे? तो Sirajuddaulah was willing to accept them as traders, but not as merchants, but not as rulers. He ordered English and French, demolish your fortifications, and French agreed. French said, okay, fine, sir, we will demolish it, and they do it. British said, nah, no, we won't do this. Now what happened? East India Company had acknowledged British government right to control it. British government इंग्लैंड में बैठी है कि आप हमें कंट्रोल करो, कोई बात नहीं, मजे आ रहे हैं. And quietly accepted restrictions on its trade and power imposed in Britain by the British government. Its right to trade with East had been extinguished by the Parliament in 1693 when its charter was withdrawn. We'll talk about this in a little detail in 7th lecture probably. It paid huge bribes to king, पार्लियामेंट एंड पॉलिटिशियंस. कंपनी पैसे देती थी, उनको पैसे ब्राइब करप्शन के देती थी, घूस देती थी, हमें काम करने दो यहाँ पे. अब मैं आपको बताता हूँ बैटल ऑफ प्लासी से पहले एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये एक तो कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कॉन्फ्रंटेशन रहती थी फरमान के कारण जो थी, जो कि फारूक सिर ने इशू किया था. सिराजुद्दौला समझ गया कि आने वाले टाइम में ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं हमारे साथ. ओहो, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए थे कि कैसे ब्रिटिशर हमारे पर कंट्रोल करेंगे. ही वॉज अ विजनरी बट ही एक्टेड इन अनड्यू हेस्ट. इतना घबरा गया, हड़बड़ी में काम कर दिया, करो मारो इन्हें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. एंड अंडर प्रिपेयर्ड ही सीज्ड इंग्लिश फैक्ट्री. ही वाज अंडर प्रिपेयर्ड. इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी, ये साइड पर देख सकते हैं, फैक्ट्री मतलब गोडाउन. इस गोडाउन को जाके उन्होंने जो कासिम बाजार एक शहर का नाम है, ऐसा समझ लीजिए, एक सिटी का नाम है, एक एरिया का नाम है बंगाल के अंदर, उसको अंदर जाके उसको इंग्लिश फैक्ट्री को कंट्रोल कर लेता है. और फिर सिराजुद्दौला जी यही नहीं रुकते, जाते हैं फोर्ट विलियम पे हमला कर देते हैं 20 जून 1756 को. एंड ही देन रिटायर्ड टू सेलिब्रेट हिज इजी विक्ट्री. और अपनी अब राजे है ना जी, लड़े, अब ऐश भी तो करनी है, चलो जी सेलिब्रेशन करेंगे. जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीलिम का पेपर देके सेलिब्रेशन में डूब जाते हैं, ये नहीं पता आगे मेंस का पेपर भी देना है. तो सेम वे क्या होता है कि यहाँ पर वो दैट वाज फॉर यूपीएससी. अगर आप कोई और पेपर दे रहे हैं यूपीएससी के सिवाय, तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट. आप शॉर्ट टर्म सोचते हो. अब वो सेलिब्रेशन में डूब गया, मदिरा अल्कोहल पी रहा जी, और क्या हुआ, अंग्रेज बड़े चालाक, दे टुक देयर शिप्स एंड रैन अवे. कहां पे? व्हेन देयर बिगर शिप्स ऑफ नेवल सुपीरियरिटी वर स्टैंडिंग. नाउ हियर दे वेटेड फ्रॉम मेड्रॉस एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इंट्रीग एंड ट्रेचरी विद नवाब्स कोर्ट. अब आप मुझे बताइए, अंग्रेजों को दूर जाएंगे कैसे करेंगे, वो तो पता है जीत ही नहीं सकते. तो वो डू दे डू, वो वहां पे मीर जाफर, ये वो मतलब गधे हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश को इतनी मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं. मैं तो मतलब लिटरली ये कह सकता हूं, इनकी वजह से ही हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम आई. अंग्रेज अगर बंगाल को कंट्रोल ना कर पाते, ये शायद बहुत सारे इंडिया कंट्रोल ही ना आगे कर पाते. दीज आर दोज फूल्स जिनकी वजह से इतना मुश्किल हो रही है. कौन है? मीर जाफर, जो कि मीर बख्शी था, आर्मी का हेड था, ये पूरा प्राइम मिनिस्टर था. मानिक चंद, ही वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकाटा, इसने धोखा दिया हमारे सिराजुद्दौला को. आमी चंद, ये एक रिच मर्चेंट था, इसने धोखा दिया. जगत सेठ, बैंकर, बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल. उस टाइम पे ना प्राइवेट बैंक होते थे, एक एक इंसान का अपना बैंक होता था. और फिर खातिम खान, हु कमांडेड लार्ज आर्मी ऑफ नवाब ट्रूप. ये ना इतने घटिया लोग हैं, आगे जाके देखना, मैं बताऊंगा कैसे धोखा देंगे. और फिर अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिशर्स विल कम टू अटैक सिराजुद्दौला एट टू रीगेन देयर टेरिटरी ऑफ कैलकाटा एंड देयर फैक्ट्री एट कासिम बाजार.
And how do they come? They come through Navy and they come through Army. Who is the head of their Navy? ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, नाम याद कीजिए. Who is the head of their Army Navy? It is Admiral Watson. This is the man, Admiral Watson. और ये जो मोटा है यहाँ पे, ये है कर्नल क्लाइव. ये कर्नल क्लाइव का नाम आपने बहुत सुना होगा. कैलकाटा वाज thus reconquered by Clive by January 1757. तो ये यहाँ पे हो रहा है. अब बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या होता है जब लड़ाई, अब ये बैकग्राउंड है लड़ाई की, लड़ाई शुरू होगी. ब्रिटिशर्स सेड वंस दे कैप्चर्ड कैलकाटा इन जनवरी 1757, प्लासी येट टू स्टार्ट. दे से do this, I give you impossible demands, and if you don't do it, I'll attack you. This is what Britishers did, and basically they wanted to place Mir Jafar, who was there, the traitor. I told you Mir Jafar is the Mir Bakshi, the traitor. He is the person whom they wanted to place on throne. And you know what happened? They finally, before this British were, मैं वो आपको बता चुका हूँ, and French के साथ उनकी लड़ाई होती, वो ड्रेस रिहर्सल थी एक किस्म की, तैयारी प्रैक्टिस थी. 23 जून 1757 का वो दिन था, बैटल फॉर्ट. देखिए पता नहीं मुझे ये आयरनी है कि क्या की सन, उसके बाद जो अगली बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, वो पहली लड़ाई जहां से हमें मुश्किल, हम गुलाम बने, वो यही थी एक तरीके से, बैटल फॉर्ट प्लासी 1757 की थी, 1757. और आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको 1857 की लड़ाई कहा गया, वो भी 1857 में हुई, 100 साल बाद. कैसी लड़ाई थी? ब्रिटिशर्स लॉस्ट 29 men. Some books suggest that, for example, Grover says that this number is 65. NCRT says this is 29. Nawab lost 500 men. Mir Jafar and second person Rai Durlab, they were fighting, but they were not a fighting. क्या मतलब है? फौज में वहां लड़ाई के मैदान पर तो थे, पर लड़ नहीं रहे थे. They were, the leading major part of the Nawab's army. ठीक है ना? मीर मदान एंड मोहनलाल फॉट वेल, यहां पर दो लोग हैं जिन्होंने को सपोर्ट किया. हमें इनका नाम देखो, कितना इंपॉर्टेंट नाम है. आप सोचते हो कि पता नहीं कौन सा नाम इंपॉर्टेंट. देखो एक ऐसा दो इंसान जिन्होंने इसकी सिराजुद्दौला की मदद की. ठीक है जी, कौन है वो? मीर मदान मोहनलाल. मीर जाफर सन कैप्चर्ड नवाब एंड किल्ड हिम. मीर जाफर के बेटे ने. मिरान कुछ ऐसा नाम था, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा अभी. खैर, बैटल हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट नबीन चंद्र सेन. सच इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसने उस टाइम पर एक पोएम लिखी, पलाशीर युद्ध. पलासी युद्ध यानी कि युद्ध, ये बंगाली में लिखी उसने 100 साल बाद जी, 1875 में. इट रिप्रेजेंटेड द बेट्रेयल ऑफ सिराजुद्दौला बाय हिज फॉलोअर्स एंड हिज डिफीट एट बैटल. अब जी बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी अपोजिशन ऑफ एडवांटेज में कैसी आ गई? कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को राइट्स मिल गए जी बीबीओ के. बीबीओ मतलब, और ये बीबीओ वर्ड में आने वाले टाइम में बहुत यूज करूंगा. बंगाल, बिहार और उड़ीसा. ठीक है जी, आई विल शो यू हाउ दे लुक लाइक आल्सो. तो अभी अगली 1-2 मिनट बाद ही बस. गॉट अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बीबीओ. पहले जो हक वो लड़कर लेते थे, इलीगली लेते थे ब्रिटिशर. कैलकाटा में कोई आएगा तो जी हमें पैसे दे देना, अब वो बंद हो गया. अब क्या लीगली हो गया, हमारा जी हम पैसे लेंगे. And they also captured zamindari right of 24 parganas. Bhai, what is 24 parganas? This is a place, it's a city, it's a district near Calcutta. Mir Jafar paid about 2 crore as compensation for attacking British. मीर जाफर तो टेटर ही था, है ना जी. अब क्या हुआ? अपना बंदा बिठाया, उसे कहा कि हमें पैसे दो, आप कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, आपने हमारे पर हमला किया था. He also paid, and Mir Jafar was also pays to large bribes to people like Lord Clive. ये अपने पैसे लेके अपने घर चले जाते थे, मिलियंस ऑफ पाउंड्स लेकर जाते थे. अंग्रेज इतने करप्ट लोग थे. प्लस ही पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश मास्टरी ओवर बंगाल एंड इवेंचुअली इंडिया. रिच रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर टू मेंटेन देयर ह्यूज आर्मी. अब हम देखेंगे, मीर जाफर आ गया. देखो जी, मैं आपको 3 बता, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद एक छोटा सा फालतू का रोल आया, फिर अली वर्दी खान आया, फिर मीर जाफर आ गया. अब हम पढ़ेंगे मीर कासिम कैसे आता है. मीर कासिम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही विल टॉक अबाउट बैटल ऑफ बक्सर. अभी तो ट्रेजरी एम्प्टीड बाय ब्रिटिशर्स, खजाना खाली ब्रिटिशर्स ने कर दिया. कंपनी के जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे सेड बंगाल शुड आल्सो पे द एक्सपेंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. हैं जी, these Bombay and Madras presidencies which were under control of Britishers. We will talk about how Bombay and Madras presidencies, they were under control of Britishers. But imagine वो कह रहे हैं बॉम्बे और मद्रास का खर्चा बंगाली पे करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, खजाना खाली होगा. तीसरी बात, जो रेवेन्यू आ रहा है बंगाल, आउट ऑफ रेवेन्यूज गवर्नमेंट वुड कलेक्ट द मनी. ठीक है जी, आई वॉज गोइंग देयर,
paying them revenue. When I entered Bengal, I was paying them revenue. That revenue was used to purchase all the exports from India. And इंडिया से कुछ बाहर आएगा जाएगा, हम उसके लिए उस रेवेन्यू से हमारे से पैसे लेके हम ही को खरीद बेच रहे हैं. क्या मतलब क्या ही कर रहे हैं ये लोग. बंगाल की जो पैसा था खत्म हो गया, कंपनी का कम. अब कंपनी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग जाफर. अब मीर जाफर को भी क्रिटिसाइज करने लगे. तू पैसे नहीं आ रहे हमारे साथ, तुम यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, यू आर नॉट पेइंग अस एनफ मनी, गेट आउट. एंड हु कम्स? हिज सन इन लॉ मीर कासिम. In 1760 he comes, who gave the company जमींदारी of more districts including चिटागोंग. देखिए मैं आप कुछ वर्ड्स मेंशन करता हूँ. चिटागोंग, चिटागोंग के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. सूर्य सेन के साथ 1900 लगभग 30 के बाद 34 के आसपास की बातें पढ़ेंगे. कैसे चिट्टागोंग आर्मरी रेड के अंदर उन्होंने किया. खेले हम जी जान से. आपने पिक्चर देखी, ये पिक्चर फ्लॉप हो गई थी. बहुत सुंदर पिक्चर, आप उसे देखिए कभी मौका मिले. अभिषेक बच्चन की पिक्चर आई थी, उसके बारे में बात करेंगे. उसी के अंदर चिट्टागोंग की बात हुई है. मीर कासिम belied English hopes and emerged as a threat to them. He understood. क्या समझ गया मीर कासिम यहां पे? अगर मेरे को आजाद रहना है, मेरे को पैसे चाहिए. ठीक है जी, आजाद रहने के लिए पैसे चाहिए. क्यों चाहिए? पैसे से आर्मी मेंटेन होगी, इससे पब्लिक ऑर्डर उसके. और अगर पैसे चाहिए हमें, पब्लिक ऑर्डर आएगा, करप्शन कम करनी पड़ेगी. आर्मी चाहिए यूरोपियन लाइंस पे. यूरोपियन लाइन मतलब 1 2 1. याद रखने का तरीका क्या मतलब है? डिसिप्लिन्ड. ऐसे खड़े होंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऑल दिस. आईपीएस वालों की ट्रेनिंग भी ऐसी इतनी मतलब यूरोपियन लाइंस पर ही है आज भी, जो पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग है. बुरे हाल है, क्या बकवास. खैर कुछ अच्छा भी है उसमें, ऐसा नहीं सब बुरा है, लेकिन पार्ट ऑफ इट इज बुलशिट. नाउ पीरियड ऑफ ओपन एंड अनअशेम्ड प्लंडर. अब देखो इस कोट का रट्टा मार लो. ये किसने कहा? अंग्रेज खुद कह रहे हैं. आज के मॉडर्न ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ, उसका नाम था पर्सिवल स्पीयर. ठीक है जी, पर्सिवल स्पीयर. या टाइटल देखिए इसका. उसने कहा था इट वाज अ पीरियड ऑफ open and unashamed plunder. British disliked it all, and especially Nawab's attempt to check misuse of फरमान of 1717. ठीक है जी, उनको पसंद नहीं आया. They started giving cheaper free दस्तक. मैं आपको बता चुका हूँ. ऑनेस्ट मर्चेंट जो थे वो हर्ट होने लगे इकोनॉमी के अंदर, और जिससे ड्यूटी का भी लॉस हो रहा है, नवाब को भी लॉस हो रहा है. ब्रिटिश जमींदार को धक्का करते थे कि उनको गिफ्ट दें. गिफ्ट क्या, थप्पड़ मार के कहते थे गिफ्ट दे मुझे, ये कर रहे थे. ठीक है जी, इट्स नॉट लिटरली. मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स सिंपली. आर्टिसन को क्या कहते थे कि हमें सस्ते गुड्स बेचो, हमारे से पैसे लेते थे हमें, और फिर हमें कहते थे ये लो अपने पैसे और हम इसके बदले में गुड्स बेचो, और वो भी सस्ते में. मतलब लुक एट देम द वे दे आर डूइंग. इफ दे रिफ्यूज, एंड अगर मैं मना करता था, चलो जी फ्लॉग, थप्पड़, दाड़, चाबुक पड़ रहे हैं, इंप्रिजनमेंट हो रही है. सो नवाब टुक ड्रास्टिक स्टेप. व्हाट विल नवाब डू? No custom duty collection. Everyone is free. I cannot let my citizen, this trader, or to pay to Britishers. Rather, they not pay to anyone, including myself. Now, but Britishers were not ready for this. They said this equality. They said no. You impose the duty. We will not pay you, but you impose the duty. So now there was struggle between two rulers. एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ जाएं? Only one can rule. So Britishers think this Mir Qasim is a fool. He is not suiting us. So what do? They call Mir Jafar back. Mir Qasim is defeated in series of battles in 1763, and then he fled to Awadh and formed. अब क्या हुआ? मीर कासिम को निकाल देंगे यहाँ से, हार जाता है 1763 के अंदर बहुत सारी लड़ाइयों में. Then he flies to अवध. अवध के अंदर कौन बैठे? शुजाउद्दौला. ही इज नवाब ऑफ अवध. ठीक है जी, सिराजुद्दौला से कंफ्यूज मत कर लेना. सिराजुद्दौला की शायद डेथ भी हो चुकी है अभी तक. And he formed an alliance with second was Shah Alam, who was the Shah Alam part 2, who was the king. ठीक है जी, emperor of मुगल इंडिया. इंडिया के एम्परर के साथ, अवध के राजा के साथ, और मैं खुद बंगाली राजा जिसका नाम मेरा क्या नाम है, मीर कासिम. हम तीनों ने मिलकर अलायंस बना लिया. ये अलायंस बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई करेगा 1764 में. ब्रिटिश ब्रिंग मीर जाफर को ब्रिटिश क्या करेंगे? फिर से नवाब बना देंगे फिर से. एंड इन 1763 एंड दे कलेक्ट ह्यूज मनी फॉर कंपनी. अब क्यों बने? उनको पैसा चाहिए. बैटल ऑफ बक्सर के अंदर देखेंगे क्या हुआ. ओहो, जब बहुत सारी लड़ाइयां, हमारा मीर कासिम हार गया, मीर जाफर आ गया, वहां चला गया, उसके साथ जाके उसने ऐसे ट्रीटी कर ली. बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, और अलायंस हो गया थॉरली डिफीटेड, एंड ब्रिटिश वन बुरे तरीके से बैटल ऑफ बक्सर में हार गए. ब्रिटिश को क्या मिल गया? बीबीओ का पार्ट मिल गया. लुक एट दिस मैप नाउ. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. ये है बंगाल प्रॉपर, ये है बिहार, और ये है उड़ीसा. अब ब्रिटिशर्स को ये कुछ बांग्लादेश का भी हिस्सा है आजकल के हैं, तो ये पूरे एरिया का इनका ब्रिटिशर का कंट्रोल हो गया. ठीक है जी.
ये था 1717 से लेकर 1751 तक, ये यहाँ पर नवाब का कंट्रोल है। फिर क्या होता है, इसकी टेरिटरी कम हो जाती है। क्यों? आपको मैंने बताया उड़ीसा हार जाता है ना जी, बंगाल के लोग उड़ीसा हार जाते हैं, आर्मी नहीं ना वो मेंटेन करते जब मुर्शीद कुली खान साहब के टाइम पे, ठीक है ना। तो अली वर्दी खान साहब आते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। अरे इफ यू डोंट रिमेंबर आई कैन एक्चुअली गो एंड शो यू बैक, ठीक है। ये देखो, रुको, सीरियस, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, ये थे ना शुरू में। फिर सिराजुद्दौला आया, फिर मीर जाफर आया, जो आया मीर जाफर को निकाल दिया, पैसे नहीं आ रहे थे। मीर कासिम आया, मीर कासिम इनके बस में नहीं आ रहा था अंग्रेजों के, तो मीर जाफर आया, और एंड में निजामुद्दौला आया। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है ना जी। सो अब क्या हो रहा है, हम ये सब हम कर चुके हैं, अब मैप आ गया। तो अवध वॉज प्लेस्ड एट देयर मर्सी। इस मैप को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। टेरिटरी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, देखो क्या हुआ। फिर नवाब ये हार गए जी उड़ीसा। अब यूरोपियन कुछ फैक्ट्रीज थी, लेट्स सी, थोड़ा इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर डब्ल्यू इज द फोर्ट विलियम, ठीक है जी, ये फोर्ट विलियम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं चंदर नागौर, ये सब यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। CH ये कासिम बाजार है, दक्का है यहाँ पे, डी से मुर्शिदाबाद है, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे एरियाज हुए। तो लुक एट दिस मैप केयरफुल, इट्स अ वेरी गुड मैप। फिर रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर का, कासिम हार गया, शाह आलम 2 हार गया, सिराजू शुजाउद्दौला हार गया जो अवध का था, ठीक है ना। तो अब बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, ठीक है जी, क्या होता है, फ्रॉम शाह आलम 2, अब सबसे जो हार गया उनसे कुछ ना कुछ हम ले लेंगे। क्या लेंगे? सेंटर में राजा जी बैठे हैं, हम क्या लेते हैं उनसे? बीबीओ का दीवानी का हक ले लेते हैं। दीवानी, ठीक है, दीवानी का मतलब वो दीवानी नहीं जो आप सोच रहे हो। दीवानी मतलब सिविल राइट्स, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के राइट्स। और ये ट्रीटी होती है यहाँ पे, इस ट्रीटी का क्या नाम है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो होती है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है जी। अब सो नाउ व्हाट कंपनी वाज डूइंग इलीगली नाउ बिकेम लीगल, एब्सोल्युटली लीगल। जो काम सिर्फ पहले बंगाल में लीगल कर पाई थी कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो सारे एरिया में लीगल हो गया। इन रिटर्न कंपनी सिक्योर्ड हिम, शाह आलम को कहा कि सर यू कैन स्टे एट इलाहाबाद, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू बिकॉज यू आर गिविंग अस दीवानी राइट्स, एंड ही रिजाइडेड फॉर 6 years एज अ वर्चुअल प्रिजनर देयर। एंड इफ यू टॉक अबाउट अवध, शुजाउद्दौला, उससे क्या ले लिया? उसे कहते आपने जो लड़ाई लड़ी ना हमारे साथ उसके पैसे दो हमें। शुजाउद्दौला कब गया था लड़ने? आप आए थे लड़ने ब्रिटिशर्स। Alliance was signed under which Nawab was protected by company against any attack and he would have to pay for this, ठीक है जी। शुजाउद्दौला नवाब को कहते हैं don't worry, we'll protect you, if anyone attacks you, we'll protect you, you pay us money for that, that's it. Nawab was not dependent on company. Buxar confirmed the decision of Plassey. अगर प्लासी की लड़ाई से बंगाल हो गया अंग्रेजों का, तो अब ये बक्सर की लड़ाई से अब पूरा नदर्न इंडिया अंग्रेजों का हो चुका था। अवध उनके पैरों में था, बंगाल पहली उनका था। दिल्ली की सड़कें खुली हैं, अगला हमला दिल्ली पे, दिल्ली चलो। लेकिन अब इस सारे सिस्टम के दौरान मोटी सी आपको बात बता दूं क्विकली, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल चलता था। मीर जाफर बीच में मर जाता है एंड उसकी जगह उसके बेटे निजामुद्दौला को बिठा देते हैं, और फिर उसको खुद को रिवॉर्ड भी देते हैं उसको बिठाने का। क्या देते हैं? उसका ट्रीटी करते हैं 1765 में, नवाब को अपनी पूरी आर्मी बंद कर देनी है, और नवाब को वो क्या बनाते हैं? डिप्टी सूबेदार बना देते हैं, ठीक है जी। निजामुद्दौला के टाइम पे डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आया था, तो क्या बनाते हैं इसको? डिप्टी सूबेदार, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश, जो उसका होता था, जो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जिसे निजामत कहते हैं। द निजामत, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल, वाज टू बी डन बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर and called as deputy subedar, and he was not removable by the nawab. And now dual or double government. As a diwan, company got this right from Shah Alam II to collect the revenue, right? Now if you have the revenue, you are responsible to the citizens, but they said no, responsibility is with you Mr. Nizamuddaulah. This is dual system or double government. Though right of appointing deputy subedar, it controlled nizamat, they controlled it, but the responsibility of administration, that is police, judiciary, all this was on Nawab of Bengal. Now what is the effect of this dual government? Power of administration was with British, but responsibility was on Nawab. So neither company cared for people nor Nawab. लोग बेचारे मर गए. How company used this power for drain of wealth from Bengal? Drain of wealth बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में. He stopped sending money from England to purchase Indian goods. No need. He collect revenue from Indians and pay them that money for their goods. They purchase goods from revenue of Bengal, sold them abroad.
This money spent was known as company investment. They used to call it company investment. पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, कंपनी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? British government sitting in England also wanted to share its profit, and in 1767 company asked to pay 400,000 4 लाख पाउंड पर ईयर हमें दे दो. अंग्रेज बैठे हुए, अंग्रेज ललचा गए जी, उनकी जी भी ललचा गई. क्या कह रहे हैं? We also want share of your money, and 1767 pay us 400,000 pounds per year. This will create a huge debt on company. What is the impact of this debt on East India Company? We will talk about it in next lecture. 1770, not next lecture, in 7th lecture. This is 5th lecture. In 1770, the worst that was to happen, nature also showed its fury. हमारे इंडियंस के साथ उस टाइम पर हर एक तरफ से हमें मार पड़ रही थी. Most terrible famine in the human history. खाने को खत्म हो गया जी, भूखमरी फैल गई. 1/3 population of Bengal died. 1/3 it died or got impacted. फेमीन ठीक है, नेचुरल कॉज से हुआ था, बारिश कम हुई, लेकिन इट वाज हाइटेंड बाय द कंपनी पॉलिसीज. ठीक है जी. क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज इट. इट इज अ लिटिल लॉन्ग लेक्चर, बट प्लीज बियर विद मी, इट हैड टू बी लॉन्ग. Discuss the immediate impact of fall of Mughal Empire. Write a short note on the dual system of administration. The Plassey Revolution was the first English essay in private profiteering on a grandiose scale. कमेंट कीजिए स्टेटमेंट के ऊपर. सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के 150 शब्दों में लिखने हैं. आप अपने आंसर मुझे फैंटास्टिक फंडास पर भेजिए. आंसर आपके पीडीएफ में होने चाहिए या फोटो खींच के भेजिए और फोटो क्लियर होनी चाहिए. पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए और मुझे आंसर भेजिए. काफी सारे कुछ लोगों के आपके आंसर्स आए हैं. आई एम चेकिंग देम. ठीक है जी. थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आंसर भी चेक नहीं कर पाया हूं. आई विल चेक देम नाउ वेरी सून. So that is all. If you like the video, please subscribe to our channel and share it with all your friends. Spread the word. I want everyone in the world to know कि जी हम ऐसा काम कर रहे हैं. It is for you. आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं करने की जरूरत. This is all for free and this is for everyone. It is our history and we have a right to know this. इसके लिए कि पैसे नहीं लगने चाहिए हिस्ट्री के लिए. फेसबुक, ये सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर कीजिए. कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, प्रेजेस, आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ठीक है जी. That's not destructive criticism. That's all, and thank you for watching.